अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, क्लास 9th, सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स। 9th क्लास में हूँ आपकी टीचर मिस माविया, ठीक है। और व्हाट्सएप क्लासेस में आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 हम कहाँ से कर रहे थे? चैप्टर नंबर 6, ठीक है। यूनिट 6 का हम कुछ टॉपिक कर चुके थे, पोटेंशियल एनर्जी एंड देन इनकी कन्वर्जन जो थी ये हम कर चुके थे। मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हमने कर लिया था, ठीक है। आज हमारे पास अगले टॉपिक आ जाते हैं। आज हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा, मास एनर्जी इक्वेलेंस, ठीक है, या मास एनर्जी इक्वेशन क्या चीज़ होती है। मास एनर्जी इक्वेशन क्या है? इससे पहले हमने मास के बारे में पढ़ा, तो इसलिए ये उसी से रिलेटेड इक्वेशन है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है? आइंस्टाइन, ठीक है। आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट था, उसने एनर्जी और मास का रिलेशन बताया, ठीक है। उस रिलेशन को जो है इक्वेशन का नाम दिया, जिसको आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। E = mc²। अब यहाँ पे जर्नल उसने यहाँ से पे सिर्फ उनका रिलेशन बताया हुआ है, यही सिंपल इक्वेशन बताई हुई है। ये इक्वेशन कैसे प्रूव की गई, क्यों प्रूव की गई, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म प्रूफ सारा जो है वो आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे एफएससी लेवल पे। तो यहाँ पे आपने जस्ट इस इक्वेशन को देखना है, ठीक है। ये हम डिनोट करेंगे किसके लिए? एनर्जी के लिए, ठीक है। m आ जाएगा हमारे पास मास के लिए, और जो c है वो किसके लिए आ जाता है? स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? मास और एनर्जी के आपस में ये सेम क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में यानी दोनों को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, अगर हमें एनर्जी चाहिए हो या फिर मास चाहिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसको अभी मैं स्किप कर देती हूँ, ठीक है। इसकी मैं आपको असाइनमेंट बताऊँगी। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, ये सारा उसी के साथ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या चीज़ आ जाती है? एफिशिएंसी हम कहते हैं कि अब मैं आपसे कह रही हूँ कि कौन से स्टूडेंट ने जो है वो एफिशिएंसी शो की, इसका मतलब है उसकी कारकर्दगी कैसी है, ठीक है। अब देखें हमारे पास इससे पहले आपने कन्वर्जन वाली जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, अगर आपने की हो कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। उन एग्जांपल्स में क्या है कि लाइट बल्ब जो है वो के इसलिए डिज़ाइन किया गया कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमें लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके देते हैं। उसके अलावा कार इंजन की एग्जांपल दी हुई है कि वो इस तरह ये बनाए गए हैं, वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? उस फॉर्म में जो हमें डिज़ायर होती है, ठीक है। और जब कन्वर्ट होती है उस दौरान क्या होता है? एनर्जी के कुछ पार्ट्स क्या हो जाते हैं? हमारे पास लॉस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता है, हमने पहले देखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि एनर्जी जो है ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो वहाँ से लॉस हो जाए? असल में ऐसा होता है कि वो जो लॉस्ट एनर्जी होती है वो भी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, किसी और एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और उस एनर्जी में जो हमें डिज़ायर नहीं होती, जो हमें नहीं ज़रूरत होती, ठीक है। तो किसी भी मशीन की जो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी ऑफ मशीन और डिवाइस डिस्क्राइब यानी किसी भी मशीन की जो हमारे पास आ जाती है एफिशिएंसी, वो किसको कहते हैं? वो जो क्या है? एफिशिएंसी ऑफ मशीन और डिवाइस डिस्क्राइब एक्सटेंड टू विच इट कन्वर्ट, यानी वो उसकी इनपुट एनर्जी, यानी इसको जो उस पर जो वर्क डन हुआ है, जो उसको इनपुट एनर्जी जो है, ठीक है, जो उसको एनर्जी मिली है वो किसी स्पेसिफिक एनर्जी में किसी उससे आउटपुट हमें मिल सके, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो सके, यानी आउटपुट मिल सके, वो हमारे पास आ जाती है एफिशिएंसी।
या इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एफिशिएंसी इज़ रेशियो ऑफ यूज़फुल एनर्जी और वर्क आउटपुट टोटल एनर्जी और वर्क इनपुट। यानी ये रेशो आ जाती है, रेशो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट ऑफ मशीन, यानी मशीन की आउटपुट और इनपुट के दरमियान रेशो है, यानी उसका क्या है, एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू यूज़फुल आउटपुट वर्क टू द इनपुट वर्क, यानी जितना इनपुट और जितना आउटपुट वर्क है उनकी रेशो को हम कहते हैं कि एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी को एक ग्रीक लेटर हमारे पास है, ये सिंबल आ जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं ईटा। ठीक है, इससे इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये यूज़फुल वर्क आ जाता है आउटपुट वर्क, और ये इनपुट वर्क। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एफिशिएंसी क्या है, यूज़फुल एनर्जी आउटपुट टू द एनर्जी इनपुट, EO या E0 डिवाइडेड बाई EI, EO डिवाइडेड बाई EI कोई भी कह सकते हैं। यानी ये एनर्जी या फिर ये जो वर्क है, ये जैसा कि हमें पता है इनपुट और आउटपुट ये सेम क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, लिहाजा सेम क्वांटिटीज़ होने की वजह से इनकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, अच्छा आगे क्या है, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है। अच्छा आगे इसकी हम मैथमेटिकल फॉर्म पे देखते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या आ जाती है, यहाँ पे इसको आपने रीड आउट करना है। ठीक है, ये जस्ट इसकी एग्जांपल्स बताई हुई हैं। तो एफिशिएंसी इसको ईटा से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई EI। E0 कहते हैं किसको, यूज़फुल एनर्जी आउटपुट टू द यूज़फुल एनर्जी या टू द एनर्जी इनपुट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, और एफिशिएंसी के साथ हमेशा ये परसेंटेज आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है एफिशिएंसी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक, ये इसकी जस्ट एग्जांपल बताई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पावर। पावर क्या चीज़ आ जाती है, यहाँ से भी देख लेते हैं। पावर क्या, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर, यानी कितने टाइम में एक बॉडी है वो कितने टाइम में कितना वर्क कर रही है, वो उसकी पावर आ जाती है। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर। इसको हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंबॉलिकली। तो टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क डन पर यूनिट टाइम है, तो लिहाजा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या आ जाएगी, P इज इक्वल टू W/T। यानी यहाँ से हमें पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि कितने टाइम में कितना वर्क डन हुआ है। और ये यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं है, तो लिहाजा ये स्केलर क्वांटिटीज़ आ जाती है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या आ जाती है हमारे पास, वाट। वाट क्या होते हैं, वाट को भी आगे डिफाइन करते हैं। 1 वाट हम कहेंगे किसको, जब एक बॉडी की पावर 1 वाट कब कहलाएगी, जब क्या होगा, इफ़ अ बॉडी परफॉर्म 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड। जब एक बॉडी 1 सेकेंड के अंदर 1 जूल वर्क परफॉर्म करेगी तो हम कह सकेंगे कि वो क्या कहलाएगी, उसकी पावर जो है वो 1 वाट कहलाएगी। ठीक है, इसके साथ चैप्टर एंड हो जाता है, लेकिन जो मैंने यहाँ से स्किप किया था अब दोबारा से उस पर आ जाते हैं। ठीक है, ये इसका आ जाता है पेज नंबर 159। 159 पे मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आपने एनर्जी को एक्सप्लेन किया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये कौन कौन सी एनर्जी होती है। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किस तरह से ये कन्वर्ट होती है, और फिर एनर्जी क्या है ये भी पता चल गया। अब मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के कौन कौन से ज़राए हैं, आपको किन किन ज़राए से ये एनर्जी मिलती है, कहाँ कहाँ से आती है, तो ये चीज़ देखनी है यहाँ पे। तो ये आपने बतानी है, ये जर्नल आ जाती है। अब देखें, हमें सन से भी एनर्जी मिलती है, मुख्तलिफ़ तरह की एनर्जी सोर्सेज आ जाते हैं ना। देखें यहाँ पे पहले फॉसिल फ्यूल, यानी जो आपके ईंधन के तौर पे जो इस्तेमाल करते हैं, किन किन चीज़ों से आप ईंधन इस्तेमाल करते हैं, बायोमास, जो थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब आपने, ये आपकी असाइनमेंट आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, जो ये सारी, और ये आपका आ जाता है होम टास्क भी और आपकी असाइनमेंट भी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इस तरह से करूँगी कि आपकी पिछली असाइनमेंट भी और ये असाइनमेंट भी मैंने चेक करनी है। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये जर्नल मेजर सोर्सेज आपने करने हैं, इसके अलावा भी करने हैं आपने। ठीक है, यहाँ पे तो आपके पास कुछ काफ़ी सारे हैं, लेकिन इससे हट के भी जो आपके पास, या फिर ये हो सकते हैं, ये एज आ टेस्ट भी मैं कर सकती हूँ, आपको चेक कर सकती हूँ, टेस्ट भी ले सकती हूँ। ठीक है, तो इसलिए इसकी असाइनमेंट आपने लाजमी बनानी है। थैंक यू।